बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन घर में बैठकर छोटे पर्दे यानी टेलीविजन पर धारावाहिक देखने की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि धारावाहिक को हम अलग अलग कड़ी के रूप में हफ्ते भर देखते हैं। हर कड़ी में हमें कुछ नया देखने को मिलता है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे पाठ का अध्ययन करने वाले हैं जो टीवी पर दिखाई जा चुकी एक बहुचर्चित धारावाहिक रजनी है। यह एक पटकथा है जो मनु भंडारी द्वारा रचित है। पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई कथा है। इस पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी गई है जिसमें हमारे ध्यान को आज की व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर खींचा गया है। इस पाठ में हम रजनी को एक जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र जो किसी न किसी सामाजिक समस्या से जूझती हुई देखेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। सबसे पहले हम पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म सन 1931 भानपुरा जो मध्य प्रदेश में है वहां पे हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये सब कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ ये सारे उपन्यास हैं। और इनकी पट कथाएं हैं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। और इन्हें सम्मान भी दिया गया था हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत भी ये हो चुकी है। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन में जो नया मोड़ आया उसमें मनु जी का विलय योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहाँ पारिवारिक जीवन, कहाँ नारी जीवन और कहाँ समाज के विभिन्न वर्ण के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों ना हो। रजनी मनु भंडारी की एक प्रसिद्ध पटकथा रचना है। पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी। जो छोटे यानी दूरदर्शन या पर्दे यानी फिल्म किसी पर भी दिखाई जाए पटकथा कहलाती है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। रजनी इस पटकथा की नायिका है। रजनी में कर्तव्य बोध कूट कूट कर भरा हुआ है। वह एक नागरिक होने के क्या कर्तव्य होने चाहिए इस बात को सिद्धांत ही नहीं अपितु व्यवहारिक रूप से भी जानती है। वह एक दृढ़ संकल्पों वाली जुझारी महिला है जिसमें सामाजिक भावना ओतप्रोत से भरा हुआ है। और इस पटकथा में रजनी स्त्री शक्ति के प्रतीक के अंश में दिखाई देती है। तो इस पटकथा की शुरुआत लीलाबेन के घर से होती है जो रजनी की एक पड़ोसन है। रजनी लीला से बाजार साथ चलने को कहती है, लेकिन लीला उसे यह कह के रोक देती है कि उसके बेटे का रिजल्ट आने वाला है। उसके बेटे का नाम है अमित। रजनी यह सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि परीक्षा में अमित के अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि वह अमित को बहुत ही अच्छे से जानती थी और उससे बहुत स्नेह भी रखती थी। अमित हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आता था और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, इसलिए उसे रजनी जानती थी कि इस बार परीक्षा में वह बहुत ही अच्छे अंकों से प्रथम आएगा और अपने घर का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन जब अमित घर आता है तो सबको पता चलता है कि अमित को गणित में सिर्फ 72 अंक मिले थे। अमित ने अध्यापक के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली थी, जिसके कारण उसे कम अंक मिले थे। मैथ्स में कम अंक आने के कारण अमित बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो इस चीज का दोष अपने मम्मी पापा को देता है और कहता है कि मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे मैथ्स की ट्यूशन करने दो, लेकिन बस मुझे एक ही जवाब मिला कि मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेके।
लेकिन अब आ गई ना मेरी 6th पोजीशन पूरे क्लास में, जो आज तक कभी नहीं आई थी। ऐसा कहते हुए अमित रोने लगता है। तब रजनी कहती है कि रो मत। अमित रोएगा नहीं, समझे, ऐसा वो कहती है और बोलती है कि मैं तुमसे जो भी पूछती हूँ उसका तुम मुझे सही सही जवाब देना। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था, ऐसा रजनी अमित से कहती है। और अमित सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ, पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब मैंने देखे थे और मैंने ये देखा था कि हाँ, मैंने पूरे उत्तर सही लिखे हैं। तब रजनी कहती है कि मैथ्स के सर कौन है? तब अमित बताता है मिस्टर पाठक, और रजनी इस पे कहती है कि कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? तो अमित बताता है कि लगभग सभी लोग, पहले तो कम लेते थे 22, लेकिन टर्मिनल के बाद और अधिक लोग हो गए और हाफ ईयरली के बाद तो 7 लड़के ने और ज्वाइन कर लिया। तो लीला यानी कि अमित की माँ कहती है कि हाफ ईयरली में तो अमित के 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में उसका नंबर सबसे ज्यादा है, इसलिए मैंने उसे ट्यूशन लेने के लिए मना किया था। ये उसकी माँ ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अमित मेधावी था और उसे गणित में ट्यूशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, और अमित ने वार्षिक परीक्षा के भी पूरे प्रश्नों का हल सही सही किया था। इसलिए उसके मम्मी पापा को भी विश्वास था और अमित को खुद भी विश्वास था, क्योंकि उसने पूरा आंसर आके चेक किया था और उसके पापा ने भी देखा था कि उसे श्योर था कि उसे मैथ्स में 95 नंबर मिलेंगे ही। और ये बात रजनी भी जानती थी। लेकिन रजनी ने जब अमित से पूछा तो उसके बाद अमित ने जो सारी बातें बताई, इससे ये पता चला कि मैथ्स के जो टीचर हैं, मतलब मैथ्स के जो अध्यापक हैं, वो क्या करते थे कि अपने पास गणित के ट्यूशन लेने के लिए बच्चों को, गणित विषय के अध्यापक अपने कक्षा के बच्चों को अपने पास ट्यूशन लेने के लिए फोर्स करते थे, और जो भी छात्र उनके पास ट्यूशन नहीं जाते थे तो वो उनको परीक्षा में कम अंक देते थे। इस पर रजनी अमित से कहती है, ये तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। ये सब होने के बाद रजनी अब शांत नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वो दूसरे दिन इस बात की शिकायत करने के लिए वो स्कूल के हेडमास्टर के पास पहुंच जाती है। लेकिन जो स्कूल के हेडमास्टर थे वो भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसमें स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा बताकर ये कहते हैं कि ये अध्यापक और छात्र के बीच का आपसी मामला है, ऐसा कहकर वे टाल देते हैं। और जब ये बात रजनी के पति को पता चलती है कि रजनी स्कूल के हेडमास्टर के पास इस बात को लेकर चली गई है शिकायत करने के लिए, तो वो रजनी से कहता है कि इस मामले में ना पड़े, लेकिन रजनी किसी की भी नहीं सुनती है। रजनी अब इस बात की शिकायत को लेकर स्कूल के शिक्षा निदेशक के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी उसकी बात को कोई नहीं सुनता। शिक्षा निदेशक ने रजनी से इस बात की शिकायत स्कूल के हेडमास्टर से करने की सलाह दी। इस प्रकार वे भी इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आखिरकार रजनी इस समस्या को लेकर अखबार के संपादक से मिलती है और उसे वहां थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। अखबार वालों के सहयोग से रजनी अभिभावकों की एक मीटिंग का आयोजन करती है और वहां प्रस्ताव देती है कि अध्यापकों द्वारा जबरदस्ती ट्यूशन लिए जाने से संबंधित सख्त से सख्त नियम बनाए जाए। ट्यूशन न लिए जाने पर बच्चों के अंक काटने पर अध्यापकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह से वो सबके सामने बात रखती है और रजनी की इस बात को बोर्ड जो है वो इसके प्रस्ताव को मान लेता है। इस प्रकार रजनी ने जिस उद्देश्य के साथ यह आंदोलन शुरू किया था उसमें वह सफल होती है। तो रजनी के इस काम से उसके पति खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, और साथ में अमित और लीला बहन भी खुश हो जाते हैं कि रजनी ने इतना बड़ा काम किया, और अमित उसे मिठाई खिलाता है। रजनी बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसने शिक्षा जगत में जो ये अध्यापकों द्वारा ट्यूशन चलाने का जो रैकेट चल रहा था उसे वो बंद करवा देती है, और समाज में ये जो कुरीतियाँ कहना चाहिए एक तरफ से कि समाज में अध्यापक को जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए तो वही बच्चों को शिक्षा देने के बजाय वो इस तरह से गलतियां कर रहे थे, तो उनकी इस गलती को वो बंद करवा देती है। रजनी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अन्याय को सहना नहीं चाहिए बल्कि उसका पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। हम जितना सिर झुकाकर अन्याय सहेंगे उतना ही अन्याय बढ़ता जाता है। जीवन में कभी भी कहीं भी संघर्ष हो उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न अभ्यास।
पाठ के साथ जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि। अब इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप पाठ का सार तो अच्छे से समझ ही लिए हैं, उससे इन ऑप्शंस को आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है। जैसे पहला दिया है, वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। दूसरा है, अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। तीसरा, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। और उसके बाद अंत में है, उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि रजनी वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। इस तरह से आप बाकी प्रश्न के उत्तर को भी लिख सकते हैं अगर आपने इस कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है तो। जैसे यहाँ पे, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यहाँ कोई मजबूरी तो है नहीं। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है, तर्क दीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर वो आपकी सोच और समझ के आधार पे आपको देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें व साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।